नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही चर्चित मुद्दा चल रहा है इस टाइम पे। और वो मुद्दा है आपका सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, तो आइए आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट की जज या हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है उस पर बहुत विवाद छिड़ा हुआ है। और केंद्रीय जो हमारे कानून मंत्री है किरण रिजिजू जी, इस पे उनका जो है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम पे लेके उनका बहुत ही तगड़ा विरोध है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में क्या कहा जाए। मेरे समझ से जो मैं समझ पा रहा हूं, मेरी जो समझ है, जहां तक मैं कोई बहुत ज्यादा इस विषय में तो बोल नहीं सकता, लेकिन जो एक मोटा मोटी लेमैन की भाषा में समझ में आ रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ही वो एक ऐसी जगह है या न्यायालय ही एक वैसी जगह है जहां पे नेता हो या प्रशासन का कोई अधिकारी हो, उसकी अगर औकात आपको देखनी है कि उसकी औकात कितनी है, और वो जो आम पब्लिक में सो कॉल्ड इनका जो एक टैबू बना हुआ है ना, वो न्यायालय में इनका टैबू नहीं चलता है। जो बात है वो स्पष्ट है, न्यायालय में इन लोगों की बदतमीजियां नहीं चल पाती है। अब अगर ये बदतमीजी नहीं चल पाती है तो भाई कोई भी व्यक्ति होगा उसकी हर जगह बदतमीजी चल रही हो, और कोई एक ऐसी जगह हो जहां पे उसकी बदतमीजी ना चल पा रही हो, तो मानी सी बात है कि हर जगह उसने कब्जा कर रखा हुआ है, हर जगह उसका प्रभाव है, हर जगह हर तंत्र में उसका प्रभाव है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा कोना रह जाए जहां पर उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो ये बेचैनी सी पैदा करती है, और वही बेचैनी इस टाइम पे चल रही है। अब मुद्दा क्या है, मुद्दे पे आते हैं। अब मुद्दा यहां पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का चयन का एक प्रक्रिया है या हाई कोर्ट के जजों की एक चयन की प्रक्रिया है, और उसमें कोलेजियम काम करता है। एक कोलेजियम सिस्टम है, वो काम करता है, जिसमें एक सीजीआई रहेगा यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश है ना, जो भारत का होगा सुप्रीम कोर्ट का, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे जो उस कोलिजियम के अंडर होते हैं। तो कुल 5 लोग कोलिजियम में होंगे। अब यहां पे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जैसे कोलिजियम कोई नाम रिकमेंड किया, जैसे कोलिजियम बैठा, उसमें देखा कि कौन जज योग्य है, उसका नाम उसमें एक आम सहमति बनी कोलिजियम में, और उसने जो है अपनी रिकमेंडेशन सरकार को भेजी, और सरकार के पास जब भेजी तो वो जो रिकमेंडेशन है वो राष्ट्रपति के पास फॉरवर्ड हो जाती है। अब इसमें ये है प्रावधान कि अगर मान लीजिए सरकार किसी नाम पे असहमत है, उसे लगता है कि ये नाम उपयुक्त नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस इनपुट या जैसे भी उसे पता है कि नहीं भाई ये बंदा नहीं बनना चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने फिर से दोबारा से अगर उसी नाम पे सहमति जता दी, तो ये इनकी मजबूरी हो जाती है कि राष्ट्रपति हो और सरकार हो, यानी जो सरकार जो फॉरवर्ड करती राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को भी और सरकार को भी ये बाध्य हो जाते हैं कि उस नाम पे बस अपनी सहमति दें, उस पे साइन करें राष्ट्रपति जी। अब यहां पे यही मैटर फंसा हुआ है कि सरकार ये चाहती है कि इसमें हमारा भी एक प्रतिनिधि रहे कोलिजियम के अंदर, है ना, जो कि जब सहमति बन रही हो तो वो भी अपनी राय दे। आप समझिए बात को, इस चतुराई को समझिए। यानी जो बदतमीजी हर जगह फैली हुई है, हम वही रहता यहां पे फैलाएंगे। बात को समझ रहे हैं? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजन सिस्टम है, जो उसके अंदर जजों की नियुक्ति हो रही है, वो पूरी तरीके से पारदर्शी है। ये मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं।
मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। और जैसा किरण रिजिजू जी 2-3 चीजों ने उन्होंने कही है कि इसमें भाई भतीजावाद ज्यादा है, पहली चीज तो ये। और इसमें जो है योग्य लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो पूर्व में लोग रहे हैं, है ना। एक सौरभ कृपाल नाम के एक जज है, उन्हीं के ऊपर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है इस टाइम, हॉट टॉपिक है, डिबेट, उन्हीं को पकड़ा गया मुद्दा, है ना। तो वो पूर्व सीजेआई के लड़के हैं, बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर सरकार का कुछ विरोध है ना, कि वो समलैंगिकता को लेके, है ना, कि वो समलैंगिक है और यूरोप में उनका जो है पार्टनर जो है किसी फर्म में कहीं काम करता है ना। तो इसको लेके कड़ा सा विरोध है सरकार का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब अपने इसको प्रेस्टीज पे ले लिया, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे नाम जो इन्होंने रिकमेंड किया था उस पे उन्होंने अपना रोक लगा दिया। किसने? सरकार ने उसको दबा के बैठ गई और वो फॉरवर्ड नहीं करी राष्ट्रपति के पास। और यहां पे सरकार का कहीं ना कहीं ये एक मतलब समझ ली मंशा है, आप खुल के कहिए तो मंशा कही जा सकती है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो मुझे भी लग रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसना चाह रही है, इंटरसेप्ट करना चाह रही है। और गुरु सुप्रीम कोर्ट है ना, वो जनता से चुन के नहीं आए हैं, वो अपनी कलम घिस के आए हुए हैं। और ये सरकार के जितने भी चौधरी चमचे हैं ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, बाप है वो इतनी आसानी से मानने वाले लोग नहीं है, ठीक है। तो इस बात को तो आप भूल जाइए कि आपका उसके अंदर हस्तक्षेप हो पाएगा। मैं आज इस चीज को पहले ही, मेरा जो कॉन्सेंस कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप तो नहीं करने देगा, इनको उसमें घुसने तो नहीं देगा कि आप आइए अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, अपनी राय दीजिए ना, ये काम कर नहीं सकता। हाँ, उसका कोई अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट जरूर खोजेगा, इतना मुझे विश्वास है। जो चयन की प्रक्रिया है उसको किस तरीके से लिया जाए कि और पारदर्शी हो, और सरकार को भी उसके अंदर घुसने की क्या जरूरत है भाई, तुम काहे इतना परेशान हो अपने आदमी भेजने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की उस पर आपत्ति है कि आप उसमें इंटरसेप्ट मत करिए, तो आप अलग सुझाव भेजिए ना, कि भाई आप एग्जाम ही कराइए, तो एग्जाम का ही कुछ ऐसा प्रावधान करिए। तो यहां पे एक दिक्कत आ जा रही है कि भाई जजों का इम्तिहान लेना एक मतलब उनका अपमान करना है। तो भाई बाहर की एजेंसी ना ले, आप ही में से कोई एजेंसी बन जाए जजों की, जो कि पूरी तरीके से पारदर्शी हो। आप एक ऐसा जुडिशियल कमीशन अपने ही अंदर बनाइए, उसके अंदर सरकार कभी नहीं, आप ही का आदमी हो, आप ही सेलेक्ट करिए, आपका केयर टेकर हो, पारदर्शिता हो उसके अंदर, ऐसा कुछ कर लीजिए, ये तो हो सकता है। और उसको पारदर्शी करने की कोशिश करिए। मतलब मैं एक अपना विचार दे रहा हूं, बाकी इस पे अभी और भी बहुत सारे मतलब ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, वो अपना अपना राय दें। लेकिन ये कहना कि नहीं हम इसके अंदर आएंगे और मेरा एक प्रतिनिधि होना चाहिए, इस चीज के फेवर में तो हम भी नहीं है, और ये देश भी नहीं होगा। और रही बात कि आप तो चाह रहे हैं कि आपका उसके अंदर इंटरसेप्शन रहे, यानी आपके पास पावर रहे, लेकिन जब आप राष्ट्रपति के पास कोई चीज भेजते हैं तब तो राष्ट्रपति बाध्य है साइन करने के लिए। बोलिए, इंदिरा गांधी जो खेल खेली है, जब ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो रख लिया था उस पे, तो उसका जवाब कौन देगा? जो पॉकेट वीटो में रखा था तो उसका इंदिरा गांधी ने एक नियम लाया था कि आपको अगर मंत्रिमंडल से पारित हो जाता है तो आपको राष्ट्रपति बाध्य होगा साइन करने के लिए, एक बार पुनर्विचार के भेजेंगे उसका बाध्य हो जाएगा। तो आप उसको भी मत बाध्य करिए ना, उसको जो गलत लग रहा है उस पर उसको ऑब्जेक्शन करने दीजिए, नल एंड वॉइड में डालने दीजिए राष्ट्रपति को। आप देंगे स्वतंत्रता राष्ट्रपति को, आप खोज रहे हैं, तो ये अनर्गल की बात है ना। यहीं पे तो देखिए नेता आके उनकी सारी बदतमीजियां न्यायालय में ही फंसती है। देखिए प्रशासन तंत्र जो है वो पूरा नेताओं के अधीन है, नेता अपनी बदतमीजी उनके साथ करते हैं, है ना। अब उसके अंदर इंटरफेरेंस होने से अधिकारी जो है ट्रांसपेरेंट नहीं रहते, अधिकारियों को डर रहता है पोस्टिंग ट्रांसफर ये। अब यहां पे फिर जजों का वो होने लगेगा, भाई अगर
एक भी आदमी उसमें अगर 4-5 का कोलिजन उसमें एक सरकार का आदमी है तो वो भी तो अपना प्रभाव दिखाना चाहेगा, अपने प्रभाव मतलब अपने प्रभाव के आदमी को उसमें बैठाना चाहेगा जिससे उसका परिचय रहेगा, उस जज को वो सहमति बनाना चाहेगा। कम से कम अगर 10 जज हो रहे तो 3 जज को ऐसा चाहेगा कि मेरे जो फेवर के हों या मेरे जान पहचान के उनको उसमें लाया जाए। तो ये पॉसिबिलिटी तो है, तो इस पॉसिबिलिटी को तो नकारा नहीं जा सकता है ना। अच्छा, एक बात और, किरण रिजिजू जी का एक मतलब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उसमें एक ये चीज लिख के आ रही थी कि वो कह रहे थे कि दुनिया में ये चीज कहीं नहीं है कि जजों की नियुक्ति खुद जज करे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन दुनिया में जितना बदतमीजी या बदतमीजी है नेताओं की यहां पे, वो भी नहीं है। ये कह सकते हैं कि जो नेताओं की बदतमीजी यहां पे है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो इस बात को भी मानना पड़ेगा। जब ये बात है तो ये भी बात है और बिल्कुल व्यवहारिक बात है। तो अब ऐसे तो आप कहने लगे कि वहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है आपका राष्ट्रपति वो चल रहा है, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इंडिया में बना दीजिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हर जगह का अपना अपना डिमांड होता है ना, कि उसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या है, उसकी आबादी क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की शिक्षा कैसी है, वहां की बेरोजगारी कैसी है, वहां पे कितने शिक्षित लोग हैं, ये सारी चीजें देख के व्यवस्था बनती है। ठीक है ना। तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, इस चतुराई को पूरा देश बहुत अच्छे से समझ रहा है। आप खुद इस बात को तय करिए। मुझे जहां तक समझ में आया वो बात तो मैंने अपनी तरफ से बोला है ना, लेकिन आप इस बात को जरा सा सोचिए कि ये नेता फंसते कहां हैं। एक न्यायालय है, इन नेताओं की जो बदतमीजी है ना वो पूरी पूरी न्यायालय में ही निकलती है, वहीं पे जाकर फंसते हैं, क्योंकि वो जज है और जज वो सुनेगा नहीं किसी की। हाँ, ये मैं मानता हूं कि भाई भतीजा वाद है, लेकिन आप ये सोचिए कि वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो एक स्टेट है इंडिपेंडेंट अपने आप में। आप उसको एक तरीके से देखा जाए तो धीरे धीरे इंक्रोच करके गुलाम बनाना चाह रहे हैं, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चीज का मैं मतलब मुझे जहां तक मेरी जो समझ कहती है, और ये हमें लगता है कि जो कम समझ का भी आदमी होगा इस बात को बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहा होगा कि जुडिशरी के अंदर इंटरसेप्शन का मतलब कि जो नेता अभी बदतमीजी करते हैं इसका 100 टाइम्स बदतमीजी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको फिर किसी चीज की डिटरेंस डर रह ही नहीं जाएगा। उनको पता होगा न्यायालय मेरा है, सब कुछ मेरा है। अभी वो समझते हैं सारा तंत्र मेरा है, लेकिन न्यायालय में जाकर मैटर फंसता है। और वो जब न्यायालय को समझ लेंगे अपना है, तो फिर उनकी शिकायत या कोई भी बदतमीजी हो कहां पे जाएगी। तो ये एक सोचनीय चीज है और ये मुद्दा भी सोचनीय है। इस चीज को आप लोग सोचिएगा और ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। और मुझे जहां तक जो लगा वो यही लगा कि जुडिशरी के अंदर इंक्रोचमेंट या किसी प्रकार का इंटरसेप्शन नहीं होना चाहिए, और खास तौर से इन नेताओं का। तब तक के लिए जय हिंद। आगे कुछ होगा तो फिर से कुछ नया लेके आएंगे। जय हिंद।